अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पॉलिसियों में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। वकील फैसल चौधरी और चेयरमैन PTI ने तस्दीक कर दी। कहा कि बानी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। खत PTI की पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त। अहम नुकात सामने आ गए। बानी के वकील फैसल चौधरी ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खत में दहशतगर्दी के बाइस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात पेश की गई हैं। खत में 6 नुकात पेश किए गए हैं। बानी ने लिखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज तब कामयाब होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। खत में मुल्क की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी तहरीर किया गया। खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान पैदा कर दी गई है। पॉलिसीज़ जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। पीका कानून, PTI के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी, मुल्की माशी सूरत हाल का जिक्र किया गया। खत में पॉलिसीज में रद्दोबदल की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा गया है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं। देखना होगा बानी PTI के खत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। क्या ये खत जेल से ही लिखा गया है? राना सनाउल्लाह ने अडियाला खत पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा खत लिखकर दहशतगर्दों की हिमायत की कोशिश की गई। लगता है बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को किसी सानहे से दो चार करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की सूबाई हुकूमत ने 500 अरब रुपए हड़प कर लिए हैं और वो पैसा विफाक ने वॉर ऑन टेरर की मद में दिया था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इंकशाफ। कहा कि आप CM KP को अपने इंटरव्यू में बुला लें। मैं चैलेंज करता हूं कि वो नहीं आएंगे। क्योंकि आपको 500 अरब रुपए वफाक ने दिए वॉर ऑन टेरर में, आपने अयाशों की नज़र कर ली। किधर है वो पैसे? पहले तो मान नहीं रहे थे कि हमारे पास हैं, अब आए बाएं शाएं कर रहे हैं कि हम इधर खर्च कर दें उधर खर्च कर दिए। 500 अरब रुपए मेरे पुलिस के नौजवानों के इन्होंने खा लिए। इनको अगर एक चीज़ है कि बस हम पैसे किसी के, इन्होंने नाकाबंदी की हुई हैं, वो दहशतगर्दों के लिए नहीं की, उन लोगों के लिए किया जो फाइलें लेके सेक्टरों के पास जाते हैं। आप CM को बुलाएं अपने स्टूडियो में और मैं हर फोरम पे बैठने को तैयार हूँ। ये जब आर्मी चीफ साहब आए थे उस वक्त भी वॉकआउट कर गए थे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। और हमेशा बुज़दिल बंदे का काम है मैदान छोड़ के भागना। मैं आज चैलेंज करता हूँ, बुला लें किसी प्रोग्राम में, नहीं आएंगे, भागेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कश्मीरियों की हिम्मत है। इंतखाबात में मोदी की जमात को शिकस्त दी। हमारा किरदार सिर्फ एक बयान देने तक है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कितनी तादाद में लोग अफगानिस्तान से यहाँ आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे बुजुर्ग सियासतदान मुलविस हैं लेकिन निशाना मदारिस हैं। मोदी जैसा हुक्मरान जो मुस्लिम कुश है, मुस्लिम दुश्मन है, उनकी हिम्मत को सलाम है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए और मोदी की जमात को अवाम ने, मुसलमानों ने वहां शिकस्त दे दी, कश्मीर ने शिकस्त दी उसको। हमारा क्या किरदार है? हमें जरा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सिर्फ एक बयान देने तक अफगानिस्तान से अफगानी आते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। और रही बात कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, हमारे पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान और बड़े सियासतदान इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है। और निशाना मदरसा JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं रायवंड में मियां नवाज शरीफ के घर PP मुस्लिम लीग नून और JUI में जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने पर इत्तेफाक हो गया था। बाद में PP और नून लीग ने वादा खिलाफी की जबकि PTI वॉकआउट कर गई और अकेली JUI ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में वोट दिया। मेरे दावे पर आजम नज़ीर तारा से पूछ लें ये तय हुआ था या नहीं। बैठे थे तो उस वक्त भी जो है हमें कमिटमेंट थी, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मंसूर अली शाह ही हमारा वाहिद वोट था जो उसी असूल के ऊपर गया जिसके ऊपर हम खड़े थे। तो हम वही खड़े थे, बाकी दोस्त अपनी जगह से इधर। अरब साहब अब भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि आया गया करवाया गया था या नहीं करवाया गया था। पीपल्स पार्टी का स्टैंड भी यही था।
یہ وقت سیاست اور تفرقے کا نہیں، اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا ماضی کی غلطیوں کے باعث جوان خون دے کر ازالہ کر رہے ہیں۔ کلات میں 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ فرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ ہم سیاست کر لیں گے، لیکن آج قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم سب اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی کی فاش بعض غلطیوں کی بنا پر آج ہمارے بہادر نوجوان قوم کے سپوت ان کو اپنا دوبارہ خون دے کر ان غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل کر ہم فتح یاب ہوں گے، پاکستان سرخرو ہوگا، پاکستان اور بلوچستان اور KP کے انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف قانون سازی کی ضرورت ہے۔ چند روز میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ مول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں ان کا کہنا تھا کہ منگوچر آپریشن کے بعد آرمی چیف کوئٹہ پہنچے اور نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں اہم فیصلے ہوئے۔ آئین کے تحت حقوق مانگنے والوں سے بات ہو سکتی ہے۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں نیشنل ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ کال کی گئی ہے۔ اس نیشنل ایپیکس کمیٹی کے لیول پہ یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر پہلے دن ہی اس واقعے کے بعد کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور آج پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کوئٹہ میں موجود تھے، جہاں پر انہوں نے واقعے میں زخمی ہونے والے جو افراد ہیں ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اہم لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس میں پریزنٹیشن پوری دی گئی پرائم منسٹر کو اور ساری سچویشن پر چیف سیکرٹری بلوچستان اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے، جس پر پرائم منسٹر نے کچھ اہم فیصلے کوئٹہ میں ہی کر لیے ہیں۔ جو بھی شخص کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت حقوق مانگنے کی بات کرتا ہے اس سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے باہر کوئی بھی مطالبہ جو ہے اسے نہ تو صوبائی حکومت انٹرٹین کرنے کو تیار ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ اور نہ جو سیکیورٹی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ۔ اور سندھ اسمبلی نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس ایکٹ بل منظور کر لیا ہے۔ 6 لاکھ تک سالانہ زرعی آمدن انکم ٹیکس سے مستثنی ہوگی۔ 16 تا 12 لاکھ پر 15% ٹیکس لگے گا۔ 56 لاکھ سے زائد سالانہ آمدن پر 45% ٹیکس لاگو ہوگا۔ 50 کروڑ سے زائد آمدن پر 10% سپر ٹیکس بھی لگے گا، اور 15 کروڑ سے زائد آمدن پر 1% سپر ٹیکس لگے گا۔ سندھ میں زرعی ٹیکس نافذ ہو گیا۔ زرعی زمین پر ہونے والی آمدنی پر ٹیکس لگا دیے گئے۔ کروڑوں میں کمانے والے زمینداروں کو لاکھوں روپے ٹیکس دینا پڑے گا۔ 15 سے 20 کروڑ کمانے والے زمیندار 1% ٹیکس دیں گے۔ 20 سے 25 کروڑ کمانے والے 2%، 25 سے 30 کروڑ کمانے والے 3%، 50 کروڑ سے زائد کمانے والے زمیندار 10% ٹیکس دیں گے۔ سندھ ریونیو بورڈ کے مطابق 6 لاکھ تک سالانہ زرعی آمدن انکم ٹیکس سے مستثنی ہوگی۔ 6 تا 12 لاکھ پر 15% ٹیکس، 16 تا 32 لاکھ سالانہ آمدن پر 30%، 32 سے 56 لاکھ آمدن پر 40% ٹیکس، 6,50,000 فکس وصولی ہوگی۔ سندھ بورڈ ریونیو کے مطابق کارپوریٹ فارمنگ میں چھوٹی کمپنیوں پر 20 اور بڑی کمپنیوں پر 29% ٹیکس لگے گا۔ ریونیو بورڈ کا کہنا ہے کہ کاشتکاری پر ایڈوانس انکم ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے اور لائیو اسٹاک سیکٹر پر ٹیکس کی چھوٹ برقرار رہے گی۔ سندھ بورڈ ریونیو حکام کے مطابق ٹیکس کلیکشن اور فائلنگ کا نظام آٹومیٹڈ ہوگا۔ زرعی انکم ٹیکس قانون پاس کرنے کے لیے IMF کا دباؤ تھا۔ اگر آج زرعی ٹیکس نہ لگاتے تو IMF کی ٹیم نہ آتی اور پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا۔ وفاقی حکومت نے ہمیں بند گلی میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ مراد علی شاہ نے FBR کو کرپشن کا گڑھ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ FBR نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے زرعی ٹیکس لگوایا۔ مطالبہ کیا سیلز ٹیکس بھی صوبوں کو دیا جائے۔ شکوہ کیا کہ IMF سے بات کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے، مگر صوبوں کو شامل نہ کرنا غلط۔ IMF کی جو مشن آنی تھی جنوری میں، اس نے جواب دے دیا ہم نہیں آئیں گے۔ اگر IMF کی مشن نہیں آئے گی تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ FBR جو ایک کرپشن کا گھڑ ہے، FBR نے اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے، FBR نے اپنے فیلیئرز پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہا جی یہ ایک سیکٹر ہے، یہ ٹیکس نہیں دیتا۔ ہم نے کہا سب سے پہلے
तो FBR कलेक्ट नहीं करेगी। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने ज़रई इनकम टैक्स के लिए कानून साजी पर चारों सूबाई हुकूमतों को खराज तहसीन पेश किया है। बयान में वज़ीर ख़जाना का कहना था कानून साजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के मशकूर हैं। उन्होंने चारों वज़राए आला का भी शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था इस कानून साजी से मुल्क में टैक्स की बुनियादों को वुसअत देने में मदद मिलेगी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल समेत तमाम अशिया ज़रूरिया महंगे दामों में मिल रही हैं। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में सवाल उठाया गया कि दुनिया भर में खुर्दनी तेल सस्ता है तो फिर पाकिस्तान में क्यों महंगा है। शुरा ने इजलास में इज़हार तशवीश के सिवा महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं की। दुनिया भर में खुर्दनी तेल सस्ता तो पाकिस्तान में महंगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में शुरा ने सवालात उठा दिए। इजलास में चीनी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर भी बात हुई। शुरा ने इजलास के बाद एलामिया जारी किया और एशियाई खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर तशवीश के इजहार पर इत्तफाक किया। कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम न किया। कराची की बंदरगाहों पर 1.5 माह से खड़े खुर्दनी तेल के कंटेनर्स को क्लियरेंस न मिल सकी, जिसकी वजह से खाने का तेल मसनूई तौर पर महंगा हुआ। लेकिन हुकूमत बेखबर थी या फिर माफिया इतना ताकतवर था कि सरकार प्राइस कंट्रोल न कर सकी। इदारा शुमारियात ने भी शायद घर बैठे रिपोर्ट तैयार कर ली। इक़्तिसादी राबिता कमेटी खुर्दनी तेल की कीमतों पर इजहार तशवीश करती है तो इदारा शुमारियात महंगाई कम तरीन सतह पर आने के दावे करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।